आज हम भगत सिंह को मूंछों पर ताव देते एक हिंसक बागी के रूप में याद करते हैं। हमारी फिल्मों और स्टिकर्स ने उनकी छवि को केवल हथियारों और गुस्से तक सीमित कर दिया है। लाहौर सेंट्रल जेल के रिकॉर्ड एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। वहां की काल कोठरी उनके लिए दुनिया भर के क्रांतिकारी विचारों को समझने की प्रयोगशाला बन गई थी। जेल में बिताए 730 दिनों के भीतर उन्होंने मार्क्स, लेनिन और दुनिया भर के इतिहास की 300 से ज्यादा किताबें पढ़ डाली थी। उनके पढ़ने की रफ्तार उनकी फांसी की नजदीक आती तारीख से भी तेज थी। वो जानते थे कि पिस्तौल से एक अफसर को मारा जा सकता है, लेकिन विचारों से पूरी व्यवस्था को। उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि इनकलाब की तलवार असल में विचारों की सांड पर तेज होती है। ब्रिटिश हुकूमत ने महसूस कर लिया था कि ये नौजवान साम्राज्य के पतन का पूरा खाका तैयार कर चुका है। उन्हें एक हमलावर से ज्यादा खतरा उस बुद्धिजीवी से था जिसने साम्राज्यवाद की जड़ों पर चोट करना सीख लिया था। 1929 में असेंबली में फेंका गया बम एक सोची समझी रणनीति थी। इसका लक्ष्य किसी की जान लेना नहीं, बल्कि खुद को गिरफ्तार कराकर अपनी बात करोड़ों लोगों तक पहुंचाना था। भगत सिंह ने अपनी सुनवाई का इस्तेमाल एक राष्ट्रीय मंच के तौर पर किया। जब अखबारों ने उनके अदालती बयानों को छापा तो बम बनाने की रेसिपी और क्रांति का संदेश भारत के हर घर तक पहुंच गया। जेल के भीतर उन्होंने भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय बर्ताव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो समानता और बुनियादी मानवाधिकारों के लिए लड़ रहे थे। जब बातचीत विफल रही तो उन्होंने 116 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की। अंग्रेजों ने उन्हें कोड़ों से पीटा और नाक में ट्यूब डालकर जबरन खिलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा अडिग रही। इस लंबी हड़ताल ने ब्रिटिश प्रशासन के सभ्य होने के दावे को दुनिया भर के प्रेस के सामने पूरी तरह धराशायी कर दिया। सड़कों पर उतरी इस भारी भीड़ ने अंग्रेजों को साफ संदेश दे दिया कि जेल के भीतर का ये संघर्ष अब एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है। भगत सिंह ने अपनी शारीरिक भूख और ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था को ही अपनी सबसे प्रभावी हथियारों में बदल दिया था। उनका मानना था कि असली आजादी का मतलब केवल गोरे शासकों को हटाना नहीं है। यदि भारतीय पूंजीपति उनकी जगह लेकर गरीबों का शोषण जारी रखते हैं तो वो आजादी अधूरी होगी। वो समाज से आर्थिक असमानता को मिटाना चाहते थे। वो पूरी दुनिया को एक परिवार मानते थे। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहाँ सरहदों का महत्व खत्म हो जाए और दुनिया भर का मजदूर वर्ग एकजुट हो सके। उस समय की मुख्यधारा राजनीति के विपरीत भगत सिंह धर्म और राजनीति के पूर्ण अलगाव के पक्षधर थे। वो धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानते थे जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अपने लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ में उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक दंगे असल में आर्थिक शोषकों की चाल हैं। ये गरीबों को आपस में लड़ाने का एक जरिया है ताकि वे अपनी गरीबी के असली कारणों पर सवाल ना उठा सकें। भगत सिंह की जंग केवल औपनिवेशिक शासन से नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था से थी जो इंसान द्वारा इंसान के शोषण पर आधारित थी। 23 मार्च 1931 जेल के बाहर बढ़ते जन आक्रोश से डरी हुई ब्रिटिश सरकार ने फांसी का समय गुपचुप तरीके से 11 घंटे पहले तय कर दिया। जब जेलर उन्हें लेने पहुंचा, वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने किताब के अंतिम पन्ने पढ़ने का समय मांगा और मुस्कुराते हुए कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी को दूसरे से मिल तो लेने दीजिए। प्रशासन ने उनके उस पत्र को भी नजरअंदाज कर दिया जिसमें उन्होंने एक युद्धबंदी की तरह गोली मारे जाने की मांग की थी। वो और उनके साथी फांसी के फंदे को चूमते हुए आगे बढ़े। उनके लिए ये मृत्यु एक अभियान का हिस्सा थी जो आने वाली पीढ़ियों के भीतर क्रांति की मशाल जलाने के लिए आवश्यक थी। उनकी मौत की खबर के बाद उपजे गुस्से को दबाने के लिए अंग्रेजों को लाठियों और संगीनों का सहारा लेना पड़ा। पूरा देश एक सैन्य शिविर में बदल गया था। ब्रिटिश सरकार ने उनके शरीर को खत्म कर दिया, लेकिन इसके साथ ही उनके विचारों ने एक स्वतंत्र विचारधारा का रूप ले लिया जिसे नियंत्रित करना नामुमकिन था। भगत सिंह का सम्मान केवल उनकी फोटो लगाने में नहीं बल्कि उनके विचारों को समझने में है।